नमस्कार साथियों, आज शनिवार नहीं है, आज है 15 अगस्त 2025। हमारे साथ हैं नेताजी सुभाष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके चिर परिचित अमित पांडे जी। जय हिंद। और हमसे तो आप लोग वाकिफ़ ही हैं, हम सुशील अवस्थी हैं और आप सब जानते हैं कि आज 15 अगस्त है। आपने भी मनाया है, हमने भी मनाया है, पूरे देश ने मनाया है। और आज 15 अगस्त, आपको भी बधाई, आप सबको बधाई, सभी दर्शकों को बधाई। 15 अगस्त देशभक्ति का दिन है। आज के दिन देश आज़ाद हुआ था और हम सब लोग आज़ाद हैं। कुछ मामले में हम लोग ज़्यादा आज़ाद हैं और खैर उसका असर भी दिख रहा है। आज़ादी जब हम लोग को मिली थी, हमारे जिन लोगों ने जो नायक लड़े थे, और उनका एजेंडा था कि जब अपने लोग होंगे, जब अपने लोगों को कानून बनाना होगा इस देश की भलाई के लिए, जब अपने लोग कानून बनाएंगे उत्तर प्रदेश के लिए, जब अपने लोग कानून बनाएंगे अपने नगर पालिका के लिए, जब अपने लोग ग्राम सभा में बैठ के अपनी भलाई के लिए व्यवस्था करेंगे तो व्यवस्था अच्छी होगी। लेकिन हमें लगता है कि वो जो सपना था हमारे आज़ादी के नायकों का, वो सपना कहीं ना कहीं टूटा है और हम लोग जहाँ पहुँचना चाहिए, वो जो मंजिल थी, वो मकाम जो था, वो छूटा है हम लोगों से। उनका सपना टूटा है, हम लोगों का मकाम अभी छूटा है, दूर है। उसके लिए हम लोगों को करना होगा, कोशिश करनी होगी। बिल्कुल सुशील भाई, देखिए यह जिम्मेदारी जो है 38 करोड़ भारतीय आज़ादी के समय थे, आज हम सब 140 करोड़ हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने शपथ ली थी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, तो उन्होंने अपनी शपथ में ये कहा था कि मैं देश के 38 करोड़ भारतीयों को आज़ाद कराने की शपथ लेता हूँ। तो वो 38 करोड़ आज 140 करोड़ हैं, देश आज़ाद हो चुका है। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि वो जो जिम्मेदारी है वो हम सब देशवासियों के ऊपर है। नेताजी हों या बिस्मिल हों, आज़ाद हों, भगत सिंह हों, मंगल पांडे हों, किसी को भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी। भारत के ये सच्चे सपूत, देशभक्त, जो भारत माँ का अपने को अपना पुत्र समझते थे, सहज माँ के रूप में उन्होंने स्वीकार करते हुए जिम्मेदारी को समझा और इस देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में सामने आए। आज जब हम 2025 में 15 अगस्त मना रहे हैं, तो उन रणबांकुरों को, उन सच्चे सपूतों को सबसे बड़ा जो यदि हम उनका कुछ कर्ज चुका सकते हैं तो वो यही है। वैसे तो हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन अगर हम कुछ चुका सकते हैं तो यही चुका सकते हैं कि हमें जिम्मेदारी, हमें अपना कर्तव्य समझना होगा और एक मतदाता के रूप में, एक भारतीय के रूप में हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। बिल्कुल करनी होगी। और मैं तो बताऊं, मैंने तो देखा है 15 अगस्त आज का, मैंने उस ठेकेदार को मिठाई लड्डू बांटते हुए देखा है जो नाली, सड़क, खड़ंजा बनाने में कमीशन घोल के पी गया। आज मैंने उसको देखा है कि वो लड्डू बांट रहा है। मैंने आज उस विधायक को भी तिरंगा थामे देखा है जो विधायक निधि में, समझ रहे, 1% कमीशन छोड़ने तैयार नहीं है। मैंने उस डॉक्टर को देखा है आज तिरंगा थामे हुए कि पेशेंट मर जाए तो उसकी बला से, बात समझ रहे हैं, उसको क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए, पैसे के लिए डॉक्टर मेरा काम कर रहा। मैंने उस इंजीनियर को भी आज झंडा थामे हुए देखा है, तिरंगा, समझ रहे हो, कि गृह प्रवेश होते ही गिर जाए छत और जिसके लिए मकान बनाओ दब के मर जाए, बात समझ रहे हैं। मैंने इन लोगों को भी देखा है तिरंगा थामे हो। तो क्या ये सब देशभक्त है? मैं तो कहता हूँ ये देशद्रोही हैं। एक दिन अगर कोई 15 अगस्त को झंडा उठा के पूरे शहर में नाच आया, मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के, शाम को आके टन से दारू पिया, बात समझ रहे, तो मैं मानता हूँ कि उसकी देशभक्ति को धिक्कार है।
और ये समाज को भी धिक्कार है कि ऐसी देशभक्ति को प्रश्रय देता है। वो ये नहीं पूछता उस डॉक्टर से कि अरे यार तुम्हारे 33 पेशेंट तो मर चुके हफ्ते भर में, कैसा इलाज करते हो तुम भाई। उस ठेकेदार से नहीं पूछा तुम्हारी बनाई नाली भैंस निकल गई, पूरे बेकार हो गई नाली। बात समझ, पूछना चाहिए उस नेता से, पूछना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, बात समझ रहे हैं, देश के अंदर वैमनस्य फैलाने का काम करता है और 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा लेके घूमता है। तो ऐसा झंडा उठाने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं कि आप जहां हैं, जो हमारे शहीदों का सपना था वो यही था कि आप जहां हैं, आप इंजीनियर हैं वहां से करिए, आप डॉक्टर हैं आप वहां से देश की सेवा करिए, आप टीचर हैं आप वहां एक दिन स्कूल नहीं जाते हैं पढ़ाने। बात समझो, 15 अगस्त को झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे उस टीचर से पूछिए कि कहाँ था तू 1 साल भाई, 15 अगस्त के दिन आया, आज दारू भी नहीं पिए, रोज पिए लेटा रहता है, स्कूल तक तू नहीं पहुंच पाता है। ये देशभक्ति है। तो मेरा कहने का मतलब है, आपके कहने का मतलब है, हमारे जो शहीद थे उनके कहने का यही मतलब था कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसको देश की भलाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर ले। आप डॉक्टर हैं, अच्छी तरह डॉक्टरी करिए, आप वकील हैं, अच्छी तरह वकालत करिए नैतिकता के साथ, आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाइए पूरी ईमानदारी के साथ। ये देशभक्ति है। तुमसे लाख दर्जे बढ़िया वो जमादार है जो 15 अगस्त को तुम्हारी नाली साफ कर रहा खड़े होके, तुम्हारे दरवाजे आके झाड़ू लगा गया। बात समझ रहे, अब झंडा थामे ये नहीं कहा उसने भैया मैं आज 15 अगस्त झंडा उठा के घूमूंगा, आज मैं झाड़ू लगाने नहीं आऊँगा। वो आया और उसने झाड़ू लगाया। मैं मानता हूँ कि ये जो विधायक जी हैं जो कमीशन 2 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं, झंडा लिए घूम रहे हैं, मैं उनके झंडे उठाने को, मैं उनके कार्यक्रम को और उनको खुद को धिक्कार देता हूँ। और मैं उस जमादार की तारीफ करता हूँ जो सुबह आके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मेरे घर के सामने वाली सड़क पे झाड़ू लगा के चला गया। तो मेरा कहने का मतलब कि जब तक हम ये सब नहीं करेंगे, इसको देशभक्ति माना जाए कि कौन है जो ईमानदारी से इस शहर में अपने काम को अंजाम दे रहा है चुपचाप, वो आवाज नहीं करता है। क्यों करेगा, नहीं करेगा आवाज, वो चुपचाप अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। उसकी ड्यूटी खत्म हुई, झोला उठाएगा, समझ रहे हो, वो शहर से सीधे अपने घर की तरफ जाएगा और अपने बच्चों, बीबी और अपने परिवार के लिए उसके, क्योंकि वो दायित्व का निर्वहन कर रहा है ईमानदारी से। जो आदमी टैक्स पे कर रहा है, बात समझ रहे हैं, देशभक्ति कर रहा है वो देश के लिए, है उसका कहीं सम्मान इस देश में। किसी कोने में आज़ादी आ गई, इस आज़ादी को जो हम लोग आवारागर्दी बना दिए हैं, समझ रहे, आज़ादी का मतलब आवारागर्दी नहीं है कि जो मन में आए हम करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे करेंगे। बात समझ रहे, और क्या कहते हैं उसको, निजी जो होता है कि मेरा व्यक्तित्व, मैं जो चाहूँ वो करूँ, ये सारी चीज़ें, ये मेरा मन है मैं जो चाहूँ वो करूँ, तो ये सब चीज़ें खत्म करनी पड़ेंगी। नैतिकता की जिम्मेदारी हमको उठानी पड़ेगी, नैतिकता संभालनी पड़ेगी। आज़ादी जो है वो अराजकता ना बन जाए। आज़ादी जो है, सबसे पहले आपको आज़ादी जो है अनुशासन और बंधन में डालती है। मैं फिर एक बार यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कोट करूँगा कि जिन्होंने न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन और प्रेम, यह 5 शब्द उन्होंने हमारे इस देशवासियों को दिया। और मैं उनके 8-9 शब्द जो नेताजी ने अपने पूरे जीवन में, क्योंकि एकमात्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने आज़ादी के बारे में भी सोचा और आज़ाद भारत के बारे में भी सोचा। तो आज़ाद भारत को हम किस कसौटी पर, आज हमारा देश कहाँ खड़ा है, शहीदों का सपना कितना पूरा हुआ, कितना अधूरा है, इसको हम बड़ी आसानी से, सुशील भाई, नेताजी ने जो हमें बताया है रास्ते, उस कसौटी पर, जैसे हमारा शरीर स्वस्थ है या नहीं है, हम एक जाते हैं और कुछ टेस्ट डॉक्टर लिखते हैं, हम उसको कराते हैं और हमें पता चल जाता है कि भाई हम कहाँ पर हैं, हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है, हमारा कौन सा पार्ट इस समय सही नहीं है, हम उसको उस पर ठीक कर लेते हैं। उसी तरह नेताजी ने आज़ाद भारत जब हमारा होगा तो जो यहाँ की व्यवस्था होगी उसको कसौटी पर कसने के 5 शब्द उन्होंने दिए। मैं अपने बच्चों से, जो हमारी आगे की पीढ़ी है, हमारे जो नौजवान साथी हैं, हम लोग अपनी चर्चा के माध्यम से यह निवेदन करते हैं कि जो ब्रीड हमारी बिगड़ चुकी है, जिसके सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है, हम अपनी बात उनसे नहीं कह रहे हैं, हम अपनी बात उनसे कह रहे हैं जो हमारे कल के बच्चे हैं, जो आने वाले समय में
उन शहीदों का सपना पूरा कर सकते हैं और पूरा करेंगे जिनके कंधों पर वो भार होगा। हमारे जो नौजवान साथी हैं जो जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जिम्मेदारियों में प्रवेश कर रहे हैं, हम सब, हमारा निवेदन उन शहीदों की बिनाह पर उनसे है, मंगल पांडे से लेकर बिस्मिल आज़ाद, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक जो हमारे क्रांतिकारी जिनकी शहादत से हमें आज़ादी मिली, उनकी बिनाह पर हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप 5 कसौटी पर जरा देखो, हम 78 वर्ष के बाद कहाँ पर खड़े हैं। नेताजी ने कहा न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन और प्रेम। देश के अंदर में न्याय की क्या स्थिति है, आप जरा कसौटी पर कस के अपने आसपास देख लीजिए। कितने कदम हम उस व्यवस्था से, जो अंग्रेजी व्यवस्था थी, और आज की जो हमारी अपनी हिंदुस्तानी व्यवस्था जिसे हम आत्मनिर्भर भारत बार बार कह रहे हैं, वह आत्मनिर्भर भारत न्याय के विषय पर कहाँ पर खड़ा है। यदि आप 10 नंबर में से आप कितना नंबर उसको देंगे, आप देख लीजिए। दूसरा उन्होंने कहा समानता। समानता आप देख लीजिए, समानता कुछ मामले में तो समानता है, मगर बहुत से मामलों में कितनी असमानता है, कितनी बड़ी खाई है लोगों के बीच में, ये आप देख सकते हैं। न्याय, समानता, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के नाम पर स्वतंत्रता तो हमें बहुत मिल गई है, लेकिन यदि आप व्यवस्था के बीच में आप यदि कोई सही बात कहते हैं, यदि आप अपनी कोई बात उठाते हैं, तो जिस तरीके से ये व्यवस्था आपके साथ व्यवहार करती है, उससे आपको पता चलता है कि आप कितने स्वतंत्र हैं। तो न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन। नेताजी ने सबसे बड़ा जो जोर दिया वो अनुशासन पे दिया कि जब तक हमारा देश अनुशासित नहीं होगा, हम समृद्धशाली भारत नहीं बन सकते, हम विश्व में एक मिसाल प्रस्तुत नहीं कर सकते। लेकिन आप जरा देख लीजिए क्या स्थिति है। जिन लोगों की जिम्मेदारी है कानून का पालन कराने की, सबसे बड़े अनुशासनहीनता का काम वही करते हैं। जिनको अनुशासन सिखाना है वही सबसे पहले अनुशासन तोड़ते हैं। और न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन, और अंतिम शब्द है प्रेम। क्या देशवासियों के अंदर एक प्रेम की भावना है, आप देख लीजिए। यहाँ पर ईर्ष्या, द्वेष एकदम बिल्कुल सर चढ़ के बोल रहा है। आप किसी मोहल्ले की स्थिति देख लीजिए, आप किसी गांव की स्थिति देख लीजिए, एक एक व्यक्ति से अनर्गल बेकार में ही इतनी ईर्ष्या और द्वेष रखता है कि शायद वह स्वयं भी इसका जवाब नहीं दे सकता कि उसको इतनी ईर्ष्या और द्वेष क्यों है। इसका मतलब है कि जो इस तरह का वातावरण जो बना इस देश के अंदर में, उसके जिम्मेदार कौन हैं? हम आप ही उसके जिम्मेदार हैं। शहीद जो चाहते थे, जो उनका सपना था, ये बिल्कुल उसके उलट भारत ये कहाँ जा रहा है, किस तरह से जा रहा है और क्यों जा रहा है? सुशील भाई, ये सोचने का विषय है। नहीं, सोचने का विषय है और कायदे से सोचने का विषय है। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, समाज तेज़ी से बदल रहे हैं, लोग तेज़ी से बदल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमको इन सारी चीज़ों पे निगाह रखनी है। और आपको बतावें, भारत की मिट्टी में वो ताकत है, भारत के लोगों में वो सामर्थ्य है। देखिए, 90% हरामखोर हैं, 10% देश चला रहे हैं, यानी 10% ईमानदार। मैं क्या कर रहा हूँ कि वो विधायक नहीं चाहिए जो कमीशन के लिए रो रहा, वो प्रधान नहीं चाहिए, वो डॉक्टर नहीं चाहिए, वो इंजीनियर। मैं दावे से कह रहा हूँ कि 90% लोग गंदे हैं, कोई अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा है। 10% लोग इस देश के जो हैं, उनकी वजह से देश दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बना बैठा है। जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है वो इस देश को आगे चला रहा है। मैं आपको तो पैसा का भी समस्या इस देश की कब रही भाई? देश के पास पैसा हमेशा रहा। आप दास्ता काल में जब रहे हैं, आप गुलामी, भाई आपकी कनपट्टी पे किसी ने कट्टा लगा दिया, समझ रहे, तो उसका आपकी जेब में पड़ा सारा पैसा, उसका आपका ही नहीं। तो दास्ता का मतलब तो यही हुआ, हम गुलाम थे, बात समझ रहे। तो हम कहाँ से आर्थिक, बाकी कोई दौर ऐसा नहीं भैया। आपको बताओ, भारत में जब अर्थ की कमी रही हो, आर्थिक रूप से हम लोग विपन्न रहे हों, सोने की चिड़िया रहे, अलग भागवत जी ने कहा कि अब हमको शेर चाहिए, चिड़िया नहीं कि कोई भी आवे घोड़े पर सवार होके और मेरी चिड़िया के पंख नोच के खा जाए उसको। तो उन्होंने कहा नहीं, सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनेगा भारत। तो सही बात है। तो आर्थिक विपन्नता, और आपको पता है चौथी इकोनॉमी है, थोड़ा समय लगेगा, आप तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। पैसा आपके देश में कम नहीं रहेगा भैया, न कभी कम रहा। हमारी सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न रही है, हमारे दिमागों में कूड़ा कचरा रहा है, हमारे समाज को चलाने वाले जो तत्व हैं, जो कारक हैं, वो गंदे रहे हैं। उनमें साफ सफाई, ईमानदारी, स्वच्छता नहीं रही है, जिसकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। तो मैं तो ये कहता हूँ, देखो है क्या
कि देश को चलाने के लिए नैतिकता की सबसे ज़्यादा जरूरत है। नैतिक हो। अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी संविधान बना दिया जाए। अगर टीचर ने कसम खा ली कि मैं स्कूल जाऊंगा लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा नहीं, तो उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार कोई भी नियम बना दे, कोई भी कानून बना दे, लेकिन उस टीचर को बाध्य नहीं कर सकता कि वो टीचर जाके अपने बच्चों को पढ़ावे। ऑनलाइन आपने कह दिया, वहाँ जाके फ़ोटो खींचेगा, स्कूल में जाके लेटा रहेगा, नहीं पढ़ाएगा, क्या करो, नहीं पढ़ाएगा वो। ये कब होता है? कम तनख्वाह मिलती थी कुछ साल पहले प्राइमरी के टीचरों को, लेकिन हमें याद है हम लोगों को जिन टीचरों ने पढ़ाया है पूरी ईमानदारी से पढ़ाया है, पूरी कर्मठता से पढ़ाया। कोई दबाव नहीं था, कोई नियम नहीं थे, कोई कानून नहीं था उनके ऊपर कि नहीं तुमको पढ़ाना है पढ़ाना। अब क्या है कि नियम कानून सब हैं, पढ़ा नहीं रहा। तो है क्या होगा कब? जब आप नैतिक रूप से इसको स्वीकार करेंगे कि ये मेरा धर्म है और ये मेरा कर्म है, हमें ये करना है। तो जब तक ये नहीं है तब तक आप जान लीजिए कि कोई नियम कानून संविधान आपको सुधार नहीं सकता, आपको बाध्य नहीं कर सकता। आप मूल तत्व जो है सुशील भाई वो राष्ट्र प्रेम है। और जब तक हमें हमारे अंदर राष्ट्र भक्ति की भावना नहीं होगी, स्वाभाविक नहीं होगी, जब तक हम स्वयं से अपना चेहरा अपने आईने में नहीं देखेंगे, और जब तक स्वयं हमें अपना चेहरा आईने में नहीं दिखाई देगा, दुनिया की कोई भी कानून हमें आईना नहीं दिखा सकता। और पिछले चर्चाओं में हम ये कह चुके हैं कि वो विधायक जो कमीशन नहीं छोड़ता है, वो डॉक्टर जो इलाज जिसके लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं है, पैसा जिसके लिए महत्वपूर्ण विषय है, वो प्रधान, वो सारे लोग, वो मैं उनको कहता हूँ, आप एक एक व्यक्ति के आप जीवन पर अगर कोई रिसर्च करके देखे, उनको इतने सारी बर्बादियों का सामना उनके परिवार को करना पड़ रहा है। मेरे बहुत सारे लोग, मैं उनको देख रहा हूँ, कुछ समय के लिए ज़रूर वो समाज में दिखते हैं कि बहुत जो है वो बहुत ही बड़ी बड़ी फार्चूनर से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना चुके हैं, मगर ऐसे ऐसे वीरान बिल्डिंग इसी लखनऊ के अंदर में आपको गोमती नगर से लेके और तमाम पुणे में ऐसी ऐसी बिल्डिंगें आपको मिलेंगी जहाँ कोई नाम लेने वाला उनका नहीं है, और जहाँ उनके परिवार के अंदर, उनके आपस के अंदर इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की बातें हैं कि उनका जीवन बिल्कुल नकारा है। यानी उनको मृत्यु के बाद क्या नर्क मिलेगा, जो नर्क वो यहीं पर भोग रहे हैं। तो निश्चित तौर पे सबको यह सोचना होगा, यह लोग जो आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा कर रहे हैं, वो लोग जो आवश्यकता से अधिक भ्रष्टाचार में लगे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह मैं तो मानता हूं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं। उनको सजा की नहीं, उनको इलाज की जरूरत है, क्योंकि सजा से वो ठीक नहीं होंगे। आप उनका इलाज होना चाहिए, अस्पताल में उनका इलाज होना चाहिए। आप ये बताइए सुशील भाई, हजार करोड़ रुपया जब हमारे घर के अंदर मिल रहा है, उनके किस जीवन में वो काम आएगा? भारत जो कि एक आध्यात्मिक देश है, जो आपको आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाता है, और आज भी अगर हम विश्व गुरु किसी विषय पर हैं तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में सहज और सरल रूप से हैं। वह हमें क्या सिखाता है? ऐसे लोग जो इस भारत की पवित्र भूमि में पैदा होकर, जहाँ पर कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश की गौरव गरिमा के लिए लोगों ने अपना प्राण दे दिया, ऐसी जगह पर लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो वो मानसिक रूप से बीमार हैं। उनके लिए विशेष अस्पताल बनने चाहिए जहाँ पर उनका मानसिक इलाज होना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ, मेरा यह विश्वास है कि अगर उनका इलाज होगा तो वह एक दिन सब समाज के सामने स्वीकार करेंगे कि मैं वास्तव में बीमार था, और अपनी सभी संपत्तियों का वो उल्लेख करते हुए सरकार को दान भी देंगे और डोनेट करेंगे। मानसिक रूप से ऐसे लोग बीमार हैं। चलिए, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे मानसिक रोगों की संख्या घटे और देश निरंतर चैतन्य रूप में विश्व फलक पर उभरे। तो आज की चर्चा सुशील भाई, आपकी इजाज़त लेकर मैं अस्फाक और बिस्मिल जी की कुछ लाइनों, क्योंकि अभी हम लोग अगस्त क्रांति में भी हैं, और इसी लखनऊ में जहाँ पे हम लोग निवास स्थान है, हम लोग रह रहे हैं, हम लोग की कर्म भूमि है, यह आज़ादी आंदोलन का एक तरह से ये केंद्र रहा है। और आज़ादी के पूरे हमारे फ्रीडम मूवमेंट में, जंगे आज़ादी में लखनऊ का विशेष महत्व रहा है, जिसमें ये हमारा काकोरी एक्शन जो है ये विशेष भूमिका रखता है। और मैं मंगल पांडे से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक जो हमारा क्रांतिकारियों का इतिहास रहा है, अगर उसको मोटे तौर पर सुशील भाई मैं देखता हूँ तो यह देखता हूँ कि मंगल पांडे हमारे प्रथम क्रांतिकारी के रूप में जो उभरे,
और उन्होंने वो चिंगारी, वो लौ जलाई और नेताजी ने उसको एक शोला बना दिया और इस देश को, अंग्रेजों को इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अगर आप उसके सेंटर में देखें, बीच में देखें, तो बिस्मिल जी थे जिन्होंने HRA बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया, और लखनऊ का यह कांड, काकोरी कांड, जिसने अंग्रेजों की जो है बिल्कुल नींद हराम कर दी जब खजाना उन्होंने लूटा। तो उसमें जो हमारे क्रांतिकारी साथी इसी लखनऊ में जिन्होंने यह अंजाम दिया जिस मतलब एक्शन को, तो मैं अशफाक जी की 4 लाइनें कि आज़ादी की किस तरह की हसरत उनके मन में थी, और आज के जो हमारे नौजवान साथी जो हम लोग की ये बात सुन रहे हैं वो देखें कि उनकी हसरत क्या थी, और आज हमें सहजता से जो प्राप्त है हम उसका मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। तो बिस्मिल ने कहा कि जाऊंगा, अशफाक जी ने कहा कि जाऊंगा खाली हाथ मगर, जाऊंगा खाली हाथ मगर यह दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। साथियों, 78 साल हो चुके हैं आज़ादी के, और मैं कहना चाहता हूं कि वो अशफाक की जो आत्मा है, अशफाक की जो ऊर्जा है, वो हम सभी नौजवानों को, इस देश के बच्चों को पुकार रही हैं कि जिस आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, हमें उसको संरक्षण करना है, हमें उसकी रक्षा करनी है, और उसके लिए बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा सुशील भाई ने कहा कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको कर्तव्य निष्ठा से करें, उसको यह मान के करें कि यह कार्य आप उन शहीदों के चरणों में समर्पित होकर कर रहे हैं, इस देश के लिए कर रहे हैं। और जो निराशा आज देश के अंदर उस समय बिस्मिल जी के अंदर थी, आज भी वह निराशा इस देश के अंदर है कि हमें जागना होगा, उठना होगा, कहीं देर ना हो जाए। तो बिस्मिल जी की चंद लाइनों में देखिए कि किस प्रकार की बात थी। मिट गया जब मिटने वाला, मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या। साथियों, जाग जाओ। अगर आप ऐसे सोते रहे तो फिर एक दिन बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आज हो सकता है पसीना बहाने से काम चल जाए, कल हो सकता है खून बहाना पड़े। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उसका पयाम आया तो क्या। मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गए जब सब ख्याल। आज जब देश में को जब भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात होती है, जब देश में एक साफ सुथरी व्यवस्था की बात आती है, तो ये लगता है कि बस ये ख्याली पुलाव है। उम्मीदें लोगों की उठ चुकी हैं। मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गए जब सब ख्याल, उस घड़ी गर नाम अवर लेकर पयाम आया तो क्या। सम्मानित साथियों, सुशील भाई की तरफ से, मैं अपनी तरफ से आप सब से यह निवेदन करता हूं, अपने नौजवान साथियों से, युवा साथियों से, मित्रों से, और जो लोग भी, जहां तक भी हमारी आवाज़ पहुंचे, कि आप उठ जाइए, जाग जाइए। इस 15 अगस्त को यही संकल्प लीजिए कि हम स्वयं अपना चेहरा आईने में देखेंगे, और अगर कहीं हमसे कोई भूल गलती हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से हम अपना जो कार्य है या जो हम अपना कर्तव्य है उसको अच्छे से करेंगे और राष्ट्र को समर्पित कार्य करेंगे। और वो जो 5 चीज़ें जो नेताजी ने बताई, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन और प्रेम, उसके लिए काम करेंगे। कैसे हम सब मिलकर उस कसौटी पर देश को आगे ले जा सकें, और जब हम उन 5 कसौटियों पर एक अच्छा नंबर इस देश को दे पाएंगे, या हम यूँ कहें कि 100% अंक यह देश प्राप्त कर सके, तब उनका जाके सपना पूरा होगा। जय हिंद। जय हिंद।